हम ना सिर्फ अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आरएसएस का भी जो बर्ताव था वो सेम था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके स्टांस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से खुद को कानून के दायरे में रखा है और अगस्त 1942 में जो डिस्टर्बेंसेस हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ महीनों बाद, वहीं दूसरी तरफ सावरकर कॉलोनियल सरकार में लाखों इंडियंस को रिक्रूट करने में मदद कर रहा था ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में। ये वही इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। उस वक्त एक बंदा था नारायण आपटे नाम से, जो कि ब्रिटिश फौज में शामिल होता है और बाद में चलकर ब्रिटिश रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूटर भी बनता है। इसे आगे चलकर दोषी पाया गया कि महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन में इसका हाथ रहा था। साथ ही में ही नथुराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी ब्रिटिश की तरफ से जंग लड़ रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीजें कही थी कि इस तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जो एक्चुअली में उस वक्त संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, और इसलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए वो एक संदेश भेजते हैं। मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के खुद के एक सीनियर लीडर एनसी चैटर्जी लिखते हैं, ये बड़ा अम्यूजिंग है देखना कि कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस की इस मूवमेंट का हिस्सा ना बने, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही चाहते हैं। इस सब ऑपोजिशन के बावजूद भी दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी प्रेशर बनाते हैं यूके की सरकार पर कि इंडिया की कुछ डिमांड्स फुलफिल करी जाए। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगी थी कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाए। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो रिलीज करती है, लेट अस फेस द फ्यूचर। ये ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम इंडिया जैसी कॉलोनीज को पूरी तरीके से आजादी दे देंगे। अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है। नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ गया है। जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने सालों पहले शुरू किया था वो कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है।